आज इस वीडियो में हम लोग आईवीएफ प्रक्रिया में कौन से स्टेप्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई कपल 1 साल से ज्यादा के लिए ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, अगर उनको कामयाबी नहीं मिलती है तो उनको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर महिला की उम्र 35 साल से भी ऊपर है और वो 6 महीने से अगर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर उनको कामयाबी नहीं मिली है तो उनको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आईवीएफ प्रक्रिया में कौन से स्टेप्स होते हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आईवीएफ प्रक्रिया में या आईवीएफ उपचार में जो सबसे पहला स्टेप है वो है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन में हम लोग बेसिकली महिला को फर्टिलिटी इंजेक्शन या हार्मोन इंजेक्शन देते हैं, जिसके कारण अंडकोश में एक से ज्यादा अंडे जो है वो तैयार हो जाते हैं। नेचुरली अंडकोश के अंदर हर महीने एक ही अंडा तैयार होता है, क्योंकि हम लोग हार्मोन इंजेक्शन दे रहे उसकी वजह से एक से ज्यादा अंडे तैयार हो जाए। ओवेरियन स्टिमुलेशन में जो नेचुरल हार्मोन्स हैं, जो एंडोजीनियस हार्मोन्स हैं, उनको हम लोग सप्रेस करते हैं जीएनआरएच एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट देके। उसके बाद हम लोग एक्सोजीनियस हार्मोन्स देते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस देते हैं जैसे कि एफएसएच और एचएमजी, जिसकी वजह से जो ओवरी जो है वो उत्तेजित होता है और एक से ज्यादा अंडे उसमें तैयार हो जाते हैं। जो दूसरा स्टेप है वो मॉनिटरिंग, यानी कि जो अंडे अंडकोश में तैयार हो रहे हैं उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर जो है वो फॉलिकल्स जो स्त्री बीज में बन रहे हैं वो कैसे ग्रो हो रहे हैं इसका पता लगाते हैं। इसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, एफएसएच एलएच उनकी वैल्यूज की मदद से और सोनोग्राफी की मदद से हमें पता चलता है कि फॉलिकल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। और अगर फॉलिकल्स की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है तो दवाइयों का जो डोज है वो हम लोग बढ़ा देते हैं। तीसरा स्टेप है वो है वेजाइनल एग कलेक्शन। अंडकोश के अंदर जो फॉलिकल्स जो तैयार हुई है जब वो ऑप्टिमल साइज के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि कुछ फॉलिकल जो लीडिंग फॉलिकल्स होते हैं वो 18 mm के ऊपर 18 mm के ऊपर जब चले जाते हैं तब हम लोग एग कलेक्शन करते हैं, यानी कि जितने भी अंडे अंडकोश के अंदर है उनको हम लोग बाहर निकालते हैं। इसके लिए पहले हम लोग एचसीजी ट्रिगर देते हैं। एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये इंजेक्शन देते हैं। ये हार्मोन की वजह से अंडे जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और 36 घंटे के बाद ओव्यूलेट होते हैं, यानी कि रप्चर होते हैं। तो इसलिए हम लोग 35-36 आवर्स के भीतर 36 आवर्स पे हम लोग वेजाइनल एग कलेक्शन करते हैं, यानी कि अंडे रप्चर होने से पहले हम लोग उनको बाहर निकाल लेते हैं। वेजाइनल एग कलेक्शन के लिए महिला को बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं। और वेजाइनल एग कलेक्शन बेसिकली सोनोग्राफी के अंडर किया जाता है, यानी कि सोनोग्राफी में देखते हुए एक नीडल की मदद से सारे फॉलिकल्स हम लोग एस्पिरेट करते हैं और ये फॉलिकुलर फ्लूइड जो है वो ट्यूब में कलेक्ट करते हैं और ये फ्लूइड हम लोग आईवीएफ लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम लोग एग हंटिंग कहते हैं, यानी कि जो फ्लूइड है उसके अंदर हम लोग एग को ढूंढते हैं और जैसे ही एग मिलता है तो हम उनको एक अलग डिश में जिसमें कल्चर मीडिया होता है उसमें कलेक्ट करते हैं। तो जितने भी एग्स हम लोग को मिलते हैं वो उस कल्चर मीडिया के अंदर, उस डिश के अंदर हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं और उन सारे अंडों को हम लोग इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। कुछ घंटों के लिए हम लोगों को इंक्यूबेट करते हैं। जो चौथा स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। जो अंडे हमने बाहर निकाले हैं उनको हम लोग फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए तो मेल पार्टनर है, हस्बैंड है, वो उनका सीमेन सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस सीमेन सैंपल को हम लोग लेबोरेटरी में प्रोसेस करते हैं, यानी कि वॉश करते हैं। और जो अनवांटेड चीजें हैं उसमें उनको हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं। और जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स है, मोटाइल स्पर्म्स है, अच्छे दिखने वाले अच्छे आकार के जो स्पर्म्स है उनको हम लोग फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिकली दो टेक्निक्स हैं। एक है कन्वेंशनल आईवीएफ, जहाँ पे हम लोग जो अंडे हमने बाहर निकाले वो और शुक्राणु दोनों को हम लोग मिला देते हैं। एक सर्टन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है वो हम लोग एग्स के साथ मिला देते हैं और फिर उनको हम लोग इंक्यूबेटर में कल्चर करने के लिए रख देते हैं। लेकिन इस तकनीक के लिए एक कंडीशन ये है कि जो हस्बैंड की जो स्पर्म काउंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पर्म काउंट काफी लो है या मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं है या फिर मॉर्फोलॉजी का इशू है, यानी कि अगर स्पर्म्स की आकार इतनी अच्छी नहीं है तो हम लोग आईवीएफ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दूसरे टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या जिसे हम लोग इक्सी भी कहते हैं। तो ये प्रोसीजर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग स्पर्म सिलेक्शन करते हैं, मतलब जो अच्छे क्वालिटी के रैपिडली मूविंग जो अच्छे दिखने वाले अच्छे आकार के स्पर्म्स हैं, ऐसे स्पर्म्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और एक स्पर्म हम लोग एक एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर सारे इंजेक्टेड एग्स जो है वो कल्चर मीडिया के अंदर हम लोग रख देते हैं और इंक्यूबेटर में कल्चर करने के लिए रख देते हैं। जो पांचवा स्टेप है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जितने भी एग्स हमने इंजेक्ट किए हैं
उसमें से 80-90% एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, कई बार 100% एग्स भी फर्टिलाइज होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनकी बढ़त होती है। जैसे पहले दिन वो सिंगल सेल के एम्ब्रियो होते हैं, दूसरे दिन उनमें 2 और 4 सेल बन जाते हैं, तीसरे दिन उनमें 6 और 8 सेल बन जाते हैं। ऐसे वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, और फिर 5वें दिन उनमें 100 से ज्यादा सेल बन जाते हैं। उस स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस स्टेज कहते हैं। तो सारे एम्ब्रियोज उस स्टेज तक नहीं पहुंचते, लगभग 40-50% एम्ब्रियोज जो है वो ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंचते हैं, और बाकी के एम्ब्रियोज जो है वो बीच में ही 6 सेल या 8 सेल स्टेज पर रुक जाते हैं। जो छठा स्टेप है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर। जो ब्लास्टोसिस्ट जो तैयार हुए उनमें से एक जो सबसे अच्छे दिखने वाला ब्लास्टोसिस्ट है वो हम लोग गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए हम लोग एक कैथेटर का यूज करते हैं। तो एक कैथेटर में हम लोग एम्ब्रियो को लोड करते हैं, थोड़ा सा मीडिया भी लेते हैं, और फिर ये कैथेटर सोनोग्राफी की मदद से गर्भाशय में इंट्रोड्यूस करते हैं सर्विक्स के द्वारा। सोनोग्राफी में देखते हुए हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कैथेटर कितना अंदर गया, और एक ऑप्टिमल जगह पे हम लोग एम्ब्रियो को अंदर पुश कर देते हैं। और पुश करने के बाद कैथेटर को हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे वापस चेक करते हैं, ताकि ये हमें कंफर्म हो जाए कि एम्ब्रियो अंदर गर्भाशय में चला गया। जो 7वां स्टेप है वो है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। अभी जो बचे हुए ब्लास्टोसिस्ट है अच्छे क्वालिटी की, अगर 4 ब्लास्टोसिस्ट बने हैं तो एक ब्लास्टोसिस्ट हमने ट्रांसफर कर दिया, जो बाकी के 3 बचे हुए ब्लास्टोसिस्ट हैं उनको हम लोग फ्रीज करते हैं। अगर ये साइकिल फेल हो जाता है तो वो बचे हुए एम्ब्रियोज हम लोग अगले साइकिल के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर साइकिल सक्सेसफुल होता है तो पेशेंट कुछ साल के बाद इन एम्ब्रियोज, जो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज हैं, उनसे दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। जो आखिरी स्टेप है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 12 दिन के बाद हम लोग एक ब्लड टेस्ट करते हैं, बीटा एससीजी, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर बीटा एससीजी की वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। ऑफकोर्स हम बीटा एससीजी जो है वो हर 3 दिन में रिपीट करते हैं, और वैल्यू जो है वो डबल होना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो हो रही है। और अगर बीटा एससीजी की वैल्यू 10 से कम आती है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, और उन्हें साइकिल रिपीट करने की जरूरत है, या जो हमने एम्ब्रियोज फ्रीज किए वो अगले साइकिल में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली है, और अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।